इंटेरोहेपेटिक संट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेरोहेपेटिक का मतलब, इंटेरो जो है वो इंटेरिक सिस्टम या जीआईटी ट्रैक्ट को दर्शाता है, हेपेटिक लिवर को दर्शाता है। ड्रग्स जीआईटी ट्रैक्ट, सपोज करो हमने किसी ओरली किसी भी मेडिसिन को कंज्यूम किया तो वो जीआईटी ट्रैक्ट में जाएगा। जीआईटी ट्रैक्ट में पोर्टल वेन के थ्रू ड्रग्स पहुंचता है लीवर में, जहां पर उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद ड्रग्स वापस बाइल गोल ब्लैडर में बाइल फॉर्मेशन के थ्रू लिवर से गोल ब्लैडर में, और गोल ब्लैडर से फिर बाइल डक्ट के थ्रू वापस जाता है ड्रग इंटेरो में, मतलब जीआईटी ट्रैक्ट में। तो ये जो संट हुआ कि ड्रग्स पहले हमने कंज्यूम किया वो जीआईटी ट्रैक्ट या इंटेरिक सिस्टम जिसे जीआईटी ट्रैक्ट कहा गया, वहां से लिवर, लिवर से जीआईटी ट्रैक्ट, जीआईटी ट्रैक्ट से लिवर, ये संट जो हो रहा है इसे ही इंटेरोहेपेटिक संट कहा गया। इंटेरोहेपेटिक संट्स में मुख्य रूप से ड्रग्स जो बार बार इंटेरोहेपेटिक संट में जाता है, ये प्रक्रिया बार बार करता है, वो है डाइगोक्सिन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, फेनोल्फथैलिन, टेट्रासाइक्लिन, रिफाम्पिन, एम्पिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन। ये ड्रग्स बहुत बार जाते हैं इंटेरोहेपेटिक संट्स में। अब बात करते हैं लंग्स से एक्सक्रीशन। लंग्स से जो एक्सक्रीट होने वाला ड्रग्स हैं वो मुख्य रूप से वोलाटाइल लिक्विड्स जैसे कि अल्कोहल, पारल्डिहाइड और जनरल एनेस्थीसिया है। ये लंग्स से एलिमिनेट होते हैं। मिल्क में जो एलिमिनेट होने वाले ड्रग्स है वो लिपिड सोलुबल ड्रग्स होंगे, वो प्रोटीन बाउंड बहुत कम होंगे, लेस प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग्स होंगे, और बेसिक ड्रग्स ज्यादा कंसंट्रेट होते हैं मिल्क में, क्योंकि मिल्क का पीएच बेसिक होता है लगभग, इसी कारण से बेसिक ड्रग ज्यादा इसमें पहुंच पाते हैं, क्योंकि ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, आयंस में कन्वर्ट नहीं होते, और इस कारण से उसकी लिपिड सोलुबिलिटी भी बनी रहती है। तो मिल्क में जो ड्रग्स आते हैं वो बेसिक ड्रग्स आएंगे। तो आप किसी ड्रग्स को देख सकते हैं कि वो एसिडिक है, बेसिक बेसिक ड्रग है, तो उसका कंसंट्रेशन मिल्क में ज्यादा आएगा। इससे भी समझ सकते हैं कि बच्चे में, बच्चा को भी माँ का दूध पीता है तो ड्रग्स एसिडिक है या बेसिक, यदि आप उसको थोड़ा सा भी सर्च कर लेते हैं इंटरनेट पे तो आप समझ सकते हैं कि बेसिक ड्रग्स जो है वो ज्यादा मिल्क में आएगा एज कम्पेयर टू एसिडिक ड्रग। स्लाइबा और स्वीट में भी ड्रग्स का एलिमिनेशन होता है, जैसे लिथियम, पोटेशियम आयोडाइड, थायोसाइनाइड और रिफाम्पिन, इसका स्लाइबा और स्वेट में भी एलिमिनेशन होता है। अब बात करते हैं फंडामेंटल फार्माकोकाइनेटिक्स में। हम बात करते हैं बायो एप्लीबिलिटी एफ की, जिसकी हमने चर्चा की, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की हम भी चर्चा कर चुके हैं। अब बात करते हैं क्लीयरेंस की, जिसे हमने सीएल के नाम से या सी के नाम से भी जानते हैं। क्लीयरेंस का मतलब क्या होता है? ये एक थ्योरेटिकल वॉल्यूम है प्लाज्मा का फॉर्म का, जहां से ड्रग्स कंप्लीटली रिमूव होता है यूनिट टाइम में। मतलब हमने एक थ्योरेटिकली वॉल्यूम बनाया, कैलकुलेटेड वॉल्यूम है, जिसे हमने कागज पे कैलकुलेट किया कि कितने समय में कितना ड्रग जो है वो प्लाज्मा से बाहर चला जाएगा। तो थ्योरेटिकली वॉल्यूम है, प्रैक्टिकली वॉल्यूम नहीं है। हो सकता है प्रैक्टिकली दैट इज अ डिफर कि ड्रग्स प्लाज्मा में ही कुछ रह जाए, लेकिन ये कैलकुलेट करने का कारण क्या है? इसलिए किया जाता है कैलकुलेट कि ड्रग्स हमने किसी को कंज्यूम किया है तो एक आइडिया होता है हमें क्लियरेंस पता करने से कि ड्रग कितने समय में बाहर चला जाता है। थ्योरेटिकली वॉल्यूम कैलकुलेशन किया हुआ वॉल्यूम है, एक आइडिया के लिए कितना ड्रग कंसंट्रेशन, उसको दोबारा कब ड्रग देना है, या फिर पॉइजनस इफेक्ट है तो कब तक ड्रग बाहर चला जाएगा, कितने देर तक उसको डायलिसिस करना है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आएगी क्लियरेंस का। तो क्लियरेंस का एक फॉर्मूला है रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, क्योंकि प्लाज्मा से कितने समय यूनिट समय ड्रग बाहर चला जाता है, इसलिए प्लाज्मा का ड्रग कंसंट्रेशन नीचे रखा गया है, और रेट ऑफ एलिमिनेशन, ये एक सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं क्लियरेंस में आर। आर इंडिकेट करता है रीनल को। रीनल से यदि बात करें कि रीनल से क्लियरेंस कैसा होता है, तो रेट ऑफ यूरिनरी एक्सक्रीशन, क्योंकि एक्सक्रीशन का बहुत सारा रूट्स है जिसमें रीनल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो रेट ऑफ यूरिनरी एक्सक्रीशन ऊपर रखा है, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन हमने नीचे रखा है फॉर्मूले में। लेकिन रेट ऑफ यूरिनरी एक्सक्रीशन क्या होगा? वो होगा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन प्लस रेट ऑफ सिक्रीशन, उसमें से रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन को माइनस करना होगा, तब आएगा रेट ऑफ यूरिनरी एक्सक्रीशन, क्योंकि कुछ अमाउंट फिर से एब्जॉर्ब हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है अपॉन द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, या फिर यूरिन कंसंट्रेशन अपॉन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन
मल्टीप्लाई करेंगे यूरिन फ्लो से, वो भी क्लियरेंस ऑफ रीनल को ही दिखाएगा। तो यहाँ पे हमने एक ड्रग्स लिया है किटनाइन, उसके एक्सक्रीशन को बताते हैं कि रेट ऑफ किटनाइन एक्सक्रीशन क्या है। तो रेट ऑफ किटनाइन एक्सक्रीशन को ऊपर रखा हमने और सीरम किटनाइन कंसंट्रेशन इन mg को नीचे रखा। ये किटनाइन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि इससे पता चलता है कि रीनल एल्यूमिनेशन जो है, रीनल में कोई तरह का एबनॉर्मलिटी है कि नहीं, इसलिए किटनाइन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। अब देखते हैं रीनल फंक्शन में। तो रीनल फंक्शन कितना अच्छा है इसमें देखेंगे। किटनाइन जो है CR, जैसे हमने यहाँ पे जस्ट कैलकुलेट किया था किटनाइन का, तो CR पेशेंट का कितना है, क्लियरेंस ऑफ द किटनाइन ऑफ पेशेंट और क्लियरेंस ऑफ द नॉर्मल पर्सन, दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि रीनल फंक्शन कितना ज्यादा है, और उसके हिसाब से ही नॉर्मल डोज को कैलकुलेट किया जाता है कि रिक्वायर्ड डोज इन रीनल इम्पेयरमेंट। यदि किसी का रीनल इम्पेयर हो गया, फेलियर हो रहा है, तो नॉर्मल डोज को हम RF से रीनल फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मल डोज हमें निकल जाएगा। डोजिंग इंटरवल निकाला कि कितने समय के बाद देना, जैसे सुबह, दोपहर, शाम या कितने घंटे के बाद ड्रग्स को चलाना है। तो नॉर्मल इंटरवल को हम लोग RF से डिवाइड करेंगे तो डोजिंग इंटरवल भी कैलकुलेट हो सकता है किसी भी पेशेंट का, यदि उसमें रीनल इम्पेयरमेंट है। तो देखते हैं रीनल किटनाइन में 120 से 30 ml पर मिनट होता है तो वो नॉर्मल है। यदि रीनल किटनाइन का लेवल जो है, रीनल किटनाइन का वो 20 से 50 ml है तो मॉडरेट रीनल फेलियर है, उसमें 10 ml है तो सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट माना जाता है। अब बात करते हैं डायलिसिस की। डायलिसिस का मतलब है कि किसी का रीनल फेलियर हो चुका है तो उसमें दो तरह का डायलिसिस दिया जाता है, एक है पेरिटोनियल डायलिसिस, एक है हेमोडायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में हमारे जो बेली है, पेट है, उसमें जो पेरिटोनियम लेयर्स है, उसी लेयर्स में हमने एक डायलिसिस फ्लूइड को डालते हैं और उस डायलिसिस फ्लूइड को डालने के बाद फिर कुछ समय के बाद निकाल लेते हैं। होता क्या है, इस कंसेप्ट को समझते हैं। जो हेमोडायलिसिस है दोनों के लिए सेम है। सपोज करो कि हमने आपके एब्डोमेन में पहले एक फ्लूइड को इन किया, कुछ समय के लिए छोड़ दिया, तो जो हमारे बॉडी में जो भी इम्प्योरिटी है, जो भी टॉक्सिक है, वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से गुजरता हुआ, जो कि यहाँ पे पेरिटोनियल कैविटी जो है वो सेमी मेम्ब्रेन की तरह ही एक्ट होगा। तो बॉडी में हमने जैसे इंजेक्ट किया है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से गुजरता हुआ जो भी टॉक्सिक मटेरियल है वो आ जाए, क्रॉस करेगा और कुछ समय के बाद हमने क्या किया, उस फ्लूइड को बाहर निकाल लिया। तो टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वापस क्रॉस करता है इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। ये कंसेप्ट लगभग हेमोडायलिसिस में भी सेम है, लेकिन हेमोडायलिसिस में हमने हेमोडायलिसिस यूनिट का इस्तेमाल किया गया है, एक मशीन्स का इस्तेमाल किया गया है। और इसमें भी देखते हैं कि हेमोडायलिसिस में भी सेम कंसेप्ट होता है कि हमने एक डायलाइजिंग फ्लूइड को इन किया है, तो यहाँ पर हमने ब्लड इन करते हैं, पूरा अपना ब्लड, मतलब हमने यहाँ पे इस साइड में ब्लड इन किए और दूसरे साइड से ब्लड को आउट किए। तो कंसेप्ट यहाँ पे भी यही है कि हमने एक साइड से ब्लड इन किए, एक मशीन में दो मेम्ब्रेन बने होते हैं। एक मेम्ब्रेन में डायलिसेट, जिसे हम कहते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड, उसको डालते हैं और दूसरे साइड से हम डायलिसेट को निकालते हैं। एक साइड से ब्लड को इन करेंगे, दूसरे साइड से ब्लड को आउट करेंगे। इससे क्या होता है कि डायलिसाइड का कंपोजिशन वही होता है जो ब्लड का कंपोजिशन माना जाता है, लेकिन ब्लड में टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो डायलिसाइड में चले जाते हैं। डायलिसाइड किससे बनता है, देखते हैं। डायलाइजिंग फ्लूइड सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड, एसीटेट आयन, डेक्सट्रोज और अदर प्लाज्मा कंटेंट्स। मतलब हमने कोशिश की है कि एक ब्लड का ही कंपोजिशन बनाया जाए जिसे डायलाइजिंग फ्लूइड कहा जाता है। लेकिन डायलाइजिंग फ्लूइड में टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं होते हैं, ब्लड में टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो यूरिन से बाहर नहीं जा पा रहे, क्योंकि यूरिन तो फेलियर हो चुका है। तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्रॉस करते हुए वापस आ जाएगा। तो डायलिसिस किसका नहीं हो सकता है, वाटर इनसोल्युबल सब्सटेंस जैसे ग्लूटेथीमाइड, क्योंकि ये पैसिव डिफ्यूजन फॉलो नहीं करता है, ये पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू फॉलो नहीं हो सकता है, वाटर सोल्युबल नहीं है। तो इसका डायलिसिस होना बहुत इंपॉसिबल है वाटर इनसोल्युबल सब्सटेंसेस का, जिसका मोलिकुलर वेट 500 डाल्टन से ज्यादा होता है, जैसे वेनकोमाइसिन, उसका डायलिसिस नहीं हो सकता। जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, जैसे ब्लड में कम है कोई ड्रग्स और पूरे टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसका भी डायलिसिस होना बहुत मुश्किल है। और जो प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग है उसका भी डायलिसिस होना बहुत मुश्किल है। डायलिसिस इन सब चीजों का नहीं हो सकता है, हेमोडायलिसिस।
तो यहाँ हमने देखा डायलिसिस के कंसेंट को भी। अब हम देखते हैं डायलिसिस में कि एक डायलिसिस क्लियरेंस में हमने एक फॉर्मूला निकाला है जिसमें डायलिसिस इक्वल टू क्यू सी इन माइनस सी आउट अपॉन सी इन हमने किया है। इससे हमने डायलिसिस को क्लियरेंस कितना है, डायलिसिस से कितना क्लियरेंस होता है, कि जिसमें हमने कहा कि क्यू है ब्लड फ्लो रेट ऑफ द डायलाइजर। डायलाइजर में हमने कितने रेट से ब्लड का फ्लो किया उसको क्यू का हमने। सी इन का है कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड एंटरिंग द डायलाइजर, कितने कंसंट्रेशन में ब्लड एंटरिंग हुआ है डायलाइजर में। सी आउट का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड लिविंग द डायलाइजर, कितने कंसंट्रेशन में आउट हो रहा है वो हमने देखा है। इससे हम पता करेंगे कि डायलिसिस कितना डायलिसिस हो रहा है। तो ये हम लोग एक फॉर्मूला निकाला है डायलिसिस क्लियरेंस के लिए। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, द रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रग कंसंट्रेशन। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बॉडी से कोई भी ड्रग्स दो काइनेटिक से बाहर जाता है। पहला है फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड है जीरो ऑर्डर। ये दो ऑर्डर्स काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि किसी किसी बुक में सेकंड और थर्ड ऑर्डर की भी चर्चा की गई है, पर इट इज नॉट वेरी वास्ट इन दिस लेक्चर। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे ही यहाँ का लेक्चर आधारित है। फर्स्ट ऑर्डर में होगा कि जिस कंसंट्रेशन में हमने ड्रग्स लिया है, यदि कंसंट्रेशन यदि ज्यादा लेते हैं ड्रग का एलिमिनेशन भी ज्यादा होगा। यदि ड्रग्स हमने कम कंसंट्रेशन में लिया है तो ड्रग का एलिमिनेशन रेट जो है वो भी कम होगा। रेट का मतलब होगा कितने अमाउंट में कितना ड्रग्स बाहर जा रहा है। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रग कंसंट्रेशन, और ये लगभग कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब जब हम कम करेंगे तो वो भी कम होगा, जब ज्यादा करेंगे तो जो भी ज्यादा होगा, दैट इज कांस्टेंट। इसमें फेनाइल बुटाजोन, टोलबुटामाइड, वारफेरिन और फेनिटोइन जैसे ड्रग्स है जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करते हैं। ये सब ड्रग्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक से जाएगा। ज्यादा अमाउंट में दिया है तो रेट ऑफ एलिमिनेशन बढ़ेगा, ज्यादा कम दिया है तो रेट ऑफ एलिमिनेशन कम हो जाएगा। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है कि रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है कांस्टेंट irrespective of the drug concentration। अब ये समझो यहाँ पे क्लियरेंस इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रग कंसंट्रेशन। अल्कोहल, अल्कोहल का जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स से एलिमिनेशन होता है बॉडी में। सपोज करो कि अल्कोहल को हमने कंज्यूम किया है 5 ml, तो उसका एलिमिनेशन कुछ हो गया, मतलब किसी रेट से एलिमिनेशन देखा गया। लेकिन उसे हम 10 ml कंज्यूम कर रहे हैं, 20 ml कंज्यूम कर रहे हैं, 30 ml कंज्यूम कर रहे हैं, फिर भी उसका एलिमिनेशन वही था जो 5 ml कंजम्पशन में था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रेट ऑफ एलिमिनेशन यहाँ पे डिपेंड करता है सिचुएशन ऑफ द कैरियर ट्रांसपोर्टेशन से। मुख्य रूप से जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में आपको मुख्य रूप से कैरियर ट्रांसपोर्टर की मदद से ड्रग्स बाहर जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि कैरियर ट्रांसपोर्टर में सिचुएशन आता है कि वो एक खास समय में खास अमाउंट ड्रग्स को बाहर कर सकता है। सपोज करो कि मैंने कहा कि आपके 2 हाथ हैं, ठीक है, और हमने कहा कि 5 आदमी को मैंने खड़ा किया, तो 5 आदमी एक बार में सिर्फ 10 बॉल को ही एक जगह से दूसरी जगह फेंक सकता है। कि 5 आदमी को हमने रखा है तो कितने रखेंगे, एक आदमी का 2 हाथ है तो 10 आदमी ने कितने रखा, 20 बॉल। तो 20 बॉल को एक बार, लेकिन उसके जगह 20 की जगह हमने 30 दे दिए, 40 दे दिए, 50 दे दिए, 60 दे दिए बॉल, तो भी वो एक बार में 20 बॉल ही फेंक सकता है यदि 10 आदमी की बात की जाए तो। क्योंकि हर एक आदमी को 2 हाथ है, 10 आदमी के 20 हाथ होंगे, ठीक है। तो 10 आदमी के यदि 20 हाथ हैं तो एक बार में वो 20 ही बॉल फेंक सकता है। यदि उसको 30 भी दिया गया, 40 भी बॉल दिया गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो 20 ही फेंकेगा बॉल। इसी तरीके से 5 mg हमने कंसंट्रेशन से बाहर निकालने में देखा कि वो कांस्टेंट है। 10 mg दिया तो वही रेट से निकलेगा, 50 mg दिया तो वही रेट से निकलेगा। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन कांस्टेंट यहाँ पे होता है, वो बिल्कुल ड्रग कंसंट्रेशन के बिल्कुल इररिस्पेक्टिव होता है, और क्लियरेंस इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ड्रग कंसंट्रेशन का। ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में देखा जाता है। तो हम देख सकते हैं एक ग्राफ के थ्रू प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन प्रोफाइल और सिंगल आईवी इंजेक्शन से देखा गया है। सबसे पहले बात करते हैं, ये ग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन दिखाता है। ये ग्राफ यहाँ पे मुड़ा हुआ दिखता है, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन। उसके बाद यहाँ से ये ग्राफ सीधा चला जाता है, दैट इज द एलिमिनेशन। ये सीधा ग्राफ जो है नीचे की तरफ जाता है, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन। तो यहाँ पे ग्राफ में टर्निंग आता है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन में ड्रग को दिखाया गया है। जब हमने प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन काफी हाई था, उसके बाद ग्राफ नीचे गिरते हुए दिखा,
तो ये कर्विंग जो दिखाता है वो दिखाता है कि ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है कुछ और ड्रग का कुछ एलिमिनेशन भी हो रहा है। फिर ये स्ट्रेट लाइन जो दिखा रहा है वो ड्रग का एलिमिनेशन सिर्फ दिखाता है। ये ग्राफ की मदद से हम समझ सकते हैं कि ड्रग किस तरह से बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट, एलिमिनेट और सिर्फ एलिमिनेट हो रहा है। ये ग्राफ से हम समझ सकते हैं, किसी का ग्राफ हम देख सकते कि कब वो डिस्ट्रीब्यूट और एलिमिनेट हो रहा है। अब बात करते हैं प्लाज्मा हाफ लाइफ की। प्लाज्मा हाफ लाइफ को हम सिंपली समझ सकते हैं कि टाइम टेकन फॉर इट्स प्लाज्मा कंसंट्रेशन टू बी रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। इसे सिंपली में ऐसे ही समझा जा सकता है कि कितना समय में प्लाज्मा कंसंट्रेशन में उसका ओरिजिनल वैल्यू से कंसंट्रेशन आधा हो गया, उसे प्लाज्मा हाफ लाइफ कहते हैं। लेकिन उसका एक फॉर्मूला भी है, T half is equal to log 2 upon K, K is equal to clearance upon the volume of distribution, T half is equal to log 2 into V upon clearance, log 2 is equal to 0.693 या T half is equal to 0.693 into volume of distribution upon clearance। ये कैलकुलेशन है हाफ लाइफ का, इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुछ ड्रग का हाफ लाइफ देखते हैं। एस्प्रिन का हाफ लाइफ होता है 4 घंटे, मतलब 4 घंटे में वो आधा हो जाता है लगभग जितना कंसंट्रेशन दिया जाता है। डाइगोक्सिन का 40 घंटे है, डिजिटॉक्सिन का 7 डे है, बाप रे 7 डेज, टॉक्सिसाइक्लिन का 20 दिन, पेनिसिलिन जी का 30 मिनट और फिनाइलबुटाजोन का 60 घंटे देखा जाता है। तो डोज रेट, हम किसी को डोज रेट देते हैं तो उसका भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कैसे डोज रेट देना है। सीपीएसएस, स्टेडी स्टेट प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टारगेटेड जो है उससे हम क्लियरेंस को मल्टीप्लाई करेंगे और एफ कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी को, उससे डिवाइड करेंगे, या फ्रैक्शन ऑफ ड्रग रीचेस द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, उससे हम डिवाइड करेंगे कितना फ्रैक्शन ऑफ ड्रग जो है वो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में पहुंचता है, उससे हम कैलकुलेट करेंगे डोज रेट को। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि डोज रेट में यहाँ बात करते हैं सिंगल डोज और रिपीटेड डोज को। सिंगल डोज को लोडिंग डोज कहते हैं। लोडिंग डोज का मतलब कि हमने एक बार डोज कितना दिया है वो एक ही बार देते हैं लोडिंग डोज। जैसे हम सपोज करो किसी व्यक्ति को प्लाज्मा में कंसंट्रेशन चाहिए होता है 5.5, ये 5.5 का लेवल यहाँ दिखा रहा है, तो हमने एक लोड किया डोज को ताकि उसका कंसंट्रेशन 5.5 तक पहुंच गया, एक ही बार दिया, सिंगल डोज दिया, या एक ही समय में रिपीट करके जैसे हमने पहुंचाना है तो एक ही समय में 2-3 बार भी डोज देंगे तो उसे सिंगल डोज ही मानेंगे। लेकिन कुछ समय के बाद अब इसका प्लाज्मा लेवल नीचे गिरने लगा तो रिपीटेड डोज होता है कि फिर से उस कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए हल्का हल्का रिपीटेड डोज भी देते हैं जो मेंटेन करता है कि देखिए यहाँ से फिर से हम थोड़ा सा डोज दिया, फिर डोज बढ़ाया, फिर डोज बढ़ाया। तो ये रिपीट डोज देते हैं ताकि कंसंट्रेशन जो है थेरेपेटिक कंसंट्रेशन तक ही बना रहे। तो रिपीटेड डोज को ही मेंटेनेंस डोज कहते हैं ताकि वो कंसंट्रेशन अचीव रहे जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन को चाहिए होता है। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब द चैनल्स एंड थैंक यू वेरी मच, please subscribe my channels।